तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रोजेक्ट रेल का मॉडल पेपर है साइंस का यानी कि विज्ञान का, उसका जो सेट वन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले जो प्रोजेक्ट रेल का मॉडल पेपर है सोशल साइंस का, हिंदी का, उस सब का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। तो यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस का सेट वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेट वन का जो पहला क्वेश्चन है पर देख लीजिए, वो है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो जो मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। बाकी जल हो गया, कांच, प्लास्टिक, सभी का थोड़ा मात्रा में प्रयोग हम लोग करते हैं लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ पर करती हैं? सीधी रेखा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से हमेशा बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में असंख्य डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है। क्यों होती है? तो कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब यहाँ पर पानी रहता है उसमें किसी चीज डालते हैं तो जो उसका नीचे का जो पार्ट होता है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देता है। टेढ़ी मेढ़ी वो क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है। तो कोई सा भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई में साइन आर। कितना होता है? साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है। और ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो समंजन के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रा के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो नेत्रा का आगे का भाग रहता है उसको हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो जो नेत्रक है उसका गोलाई का लंबा हो जाने से हम लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो सकता है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसको नजदीक की वस्तु में साफ साफ दिखाई देती है लेकिन जो दूर का वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देता है, उसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि नेत्र का जो गोलक है उसका लंबाई कम हो जाने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस द्वारा हम लोग निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करते हैं। किसको करते हैं? निकट दृष्टि दोष। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो उत्तल लेंस पूछेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, -19। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम किसे कहते हैं? तो समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा? तो जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या होता है फॉर्मूला? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए सभी प्रतिरोध यानी कि R का मान हम लोग पुट करते हैं। तो R1 का मान हमारा 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम है
और R3 का मान 6 ओम है। तो सभी का मान पुट कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/R1 का मान कितना है 2 हो जाएगा, प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है 3 हो जाएगा, प्लस 1/R3 का मान कितना है 6 है। अब सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, 2, 3 और 6 का। तो एलसीएम निकालने पर हमारा आ जाता है 6 आ जाता है। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम लोग 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस 3 को हम लोग 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 6 में तो 1 बार जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाटे में कितना है 6 है। दोनों काट दीजिए, एक बार में चल जाएगा। तो 1/RP का मान कितना आ गया 1/1। कितना आ गया 1/1। चूंकि हम लोग यहाँ पर इसका मान निकालना है, RP का मान निकालना है समतुल्य प्रतिरोध का। तो इसको पलट दीजिए। तो RP का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा 1 ओम। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा 1 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। हाँ साफ हो गया, यहाँ पर देख लीजिए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो जो फ्यूज है, फ्यूज को हम लोग किस में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अभिक्रिया 2NO प्लस सी अभिक्रिया करके 2N प्लस CO में बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जो C है इधर अकेले है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया करने के बाद C के साथ O जुड़ जा रहा है। तो क्या हो रहा है C का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है C का उपचयन हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो जो बुझा हुआ चूना है उसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। कितना होता है CaOH का होल ट्वाइस। और यदि यहाँ पर चूना पूछेगा तो चूना का होता है CaO होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन संक्षरण का उदाहरण है। तो लोहे की वस्तु में जंग लगना यह संक्षरण का उदाहरण है। चांदी का काला हो जाना ये भी है, और तांबे की वस्तुओं का हरा हो जाना ये सभी क्या है संक्षरण का उदाहरण है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। तो रंध्रीय सूचक का उदाहरण वेनिला भी है, लौंग का तेल, प्याज ये सभी है रंध्रीय सूचक का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम लवण का परिवार है। कौन परिवार है, तो जो NaCl है वो सोडियम लवण का परिवार है, और N2Cl यानी कि सोडियम सल्फेट ये भी सोडियम लवण का परिवार है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जो सिट्रिक अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल वो नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। क्षार का प्रयोग साबुन बनाने में होता है साबुन बनाने में। अम्लीय वर्षा का pH मान 5-6 से कम होता है, ये भी सही है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है ऑप्शन नंबर बी, इमली का साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ना कि साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंटासिड का उदाहरण है। तो एंटासिड किसे कहते हैं, तो जो हम पेट में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको बेअसर कर देता है एंटासिड। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि एंटासिड का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड का उदाहरण है, और बेकिंग सोडा भी एंटासिड का उदाहरण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। तो लेड यानी कि शीशा और मरकरी यानी कि पारा ये दोनों क्या है उष्मा का कुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आयोडीन चमकीला अधातु है, सही बात है, जो आयोडीन होता है वो चमकीला होता है और अधातु है। ऑप्शन नंबर बी है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जी ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी है कि गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो ये बात गलती है, जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक, ये असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कह रहा है कि इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और यदि यहाँ पर पोटेशियम नहीं रहता तो यहाँ पर सोडियम हो जाता राइट आंसर। क्यों हो जाता? क्योंकि सबसे अधिक पोटेशियम का होता है, उसके बाद जो होता है वो सोडियम का होता है। तो चूंकि यहाँ पर पोटेशियम है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। और पोटेशियम नहीं रहता तो सोडियम। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों ऑप्शन को देख लेना है कौन सा है कि नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड, शीशा नहीं करता है, कॉपर भी नहीं करता है, सिल्वर भी नहीं करता है जल के साथ अभिक्रिया। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनका जो अभिक्रियाशील है वो हाइड्रोजन से कम है। किससे कम है? हाइड्रोजन से कम है, इसलिए लेड, कॉपर, सिल्वर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सिनाबार किस धातु का अयस्क है? तो जो सिनाबार है वो मरकरी का अयस्क है। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीकारक को ही इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। तो देखते हैं कि कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। क्षार या पोटेशियम पर मैग्नेट ये ऑक्सीकारक उदाहरण है। और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी ऑक्सीकारक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त में या श्वेत रक्त कणिका में? तो जो क्लोरोफॉर्म है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। सॉरी, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो हरा पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम के कारण ही सांस ले पाता है। अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो हरा पत्तियां सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो जो वृक्क है यानी किडनी, उसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में ही जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान देता है उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर भोजन पूछा है तो भोजन के लिए कौन हो जाएगा? फ्लोएम। और यदि पर पूछेगा कि पौधों में जल के लिए कौन उत्तरदायी है, तो जल के लिए हो जाएगा जाइलम। कौन हो जाएगा? जाइलम। एक ट्रिक है, जस जल जस जाइलम। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि पौधों में भोजन स्थानांतरण के लिए, तो भोजन के लिए फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि थायरोक्सिन के सरावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन सरावन के लिए आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो जो एफसी कमला है वो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। एफसी कमला के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का संबंध, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनन मूल घटना है, तो जनन मूल घटना किससे है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन मूल का घटना है, डीएनए का प्रतिकृति बनना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास का प्राकृतिकरण, प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो जैव प्राकृतिक का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया। कौन किया था? डार्विन ने किया। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि आनुवंशिक का जनक कौन है, तो मेंडलीफ हो जाएगा। और पूछेगा जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तू हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का आधार है, तो आनुवंशिकता का आधार डीएनए है। कौन है? डीएनए, डीऑक्साइड राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डीऑक्साइड राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो द्वितीय पोषक स्तर कहते हैं, शाकाहारी भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। और शाकाहारी को हम लोग ही कहते हैं द्वितीय पोषक स्तर। क्या कहते हैं शाकाहारी को? द्वितीय पोषक स्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है? तो तापमान भी है, वर्षा भी है और मिट्टी भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि परितंत्र के जैविक कौन सा घटक है, तो जैविक घटक हो जाएगा मनुष्य हो गया, जिसमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, ये सभी क्या है? परितंत्र के जैविक घटक है। लेकिन यहाँ पर अजैविक पूछा है, तापमान हो जाएगा, वर्षा है, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है कौन है? तो ओजोन परत को CFC जो गैस होता है यानी कि क्लोरोफ्लोरो गैस, वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। कौन सा गैस? क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या है? स्कूल, मोटरसाइकिल से जाना, ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल से प्रदूषित निकलता है और क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऑप्शन नंबर बी है जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, सही है। जब जरूरत नहीं है तब बिजली का स्विच बंद कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी है कपड़े के थैला का उपयोग करना, यह भी सही है। कपड़े का थैला उपयोग करेंगे हम लोग तो कपड़ा का थैला जल्दी मिट्टी में गल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल, मोटरसाइकिल से जाना, ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था और हिमालय में शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमालय में 1970 के दशक में। तो दोस्तों ये रहा सेट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जल्द ही मैं सेट 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।